साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके बीच एनबीएस म्यूज़िक टीचर 2022-23 के रिगार्डिंग कुछ बातें करने के लिए आए हैं। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही सामने है, कई लोगों का ये क्वेश्चन आया कि एग्ज़ाम कब तक होगा। तो आपको बता दें, लास्ट जो एनबीएस ने रिक्रूटमेंट के लिए एलडीसी यूडीसी का जो नोटिफिकेशन निकाला था, कुक का निकाला था, उसको जैसे फॉर्म अप्लाई हुआ उसके विदिन 1 से 2 मंथ के अंदर एग्ज़ाम ले लिया था। तो आई होप कि एग्ज़ामिनेशन जो है इसके वो भी 1 से 2 महीना 3 महीना मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर हो जाने वाले हैं। यानी अगर जुलाई तक आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है तो अगस्त सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ामिनेशन होने के 90% चांसेस होंगे। मैक्सिमम वो नवंबर तक जाएगा, बट उससे आगे एक्सटेंड नहीं होगा, ये मुझे लगता है। क्योंकि इसकी जो लास्ट की जो भी पॉलिसी मैंने देखी है उसके अकॉर्डिंग आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आप लोग रेडी रहिए। जैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म क्लोज़ होगा तुरंत ही एग्ज़ाम डेट आ जाएगा आपके लिए, फिर आपके लिए समय नहीं रहेगा। तो अभी बिल्कुल कम समय है, आप अभी से शुरू हो जाइए, लग जाइए। अगर आप एग्ज़ाम डेट का वेट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही नहीं है। एग्ज़ाम डेट का वेट मत करिए, आप अभी से लग जाइए। अब से लगेंगे तब भी आपको समय कम पड़ जाएंगे। म्यूज़िक के इतने चीज़ तैयार करने हैं, इतने सारी सिलेबस है, तो इसलिए आप लोग अभी से लग जाइए। दूसरा नंबर चीज़ ये है कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर सिलेबस बताइए। तो सिलेबस के बारे में आपको मैं बताऊं, मैंने 2019 में जो नोटिफिकेशन था, एग्ज़ाम हुआ था, लास्ट एग्ज़ाम 2019 में ही हुआ है, जिसकी ज्वाइनिंग अभी 2021 में हुआ है सारे लोगों का। तो उसमें भी चूँकि हमारे कई स्टूडेंट थे जो कि सेलेक्ट हुए हैं और ज्वाइन किए हैं। तो उसमें क्या है कि सिलेबस अगर हम ऑफिशियली आप देखें तो सिलेबस न पढ़ के मैं एडवाइस देता हूँ कि जो लास्ट पेपर जो हुआ है उसके बारे में अगर हम एक एक क्वेश्चन के डिटेल में जाएं तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट साबित होगा। सिलेबस वही सिलेबस है जो लास्ट ईयर का जो पेपर है उसमें जो 80 क्वेश्चंस हैं, वो 80 क्वेश्चन किस किस क्षेत्र से हैं, किस किस फील्ड से हैं, उसको हम अगर गहराई से अध्ययन करें तो वो हमारा सिलेबस ही है, वो ब्रॉड सिलेबस हो जाएगा। आपका सिलेबस कहीं कम पड़ जाएगा हमारा वो 80 क्वेश्चन के पर अध्ययन करेंगे तो। क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में सिलेबस से हट के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अगर उस तरह का क्वेश्चन आ गया तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो अगर हम जो क्वेश्चन हमारे पास है लास्ट ईयर का, जो लास्ट एग्ज़ामिनेशन एनबीएस का हुआ है, क्योंकि केबीएस का भी हम कवर कर लेंगे, एनबीएस का भी कवर कर लेंगे, नेट का भी अगर कवर कर लेंगे तो इससे अलग नहीं होगा, इसमें ही सब कुछ होगा। तो ये जो लास्ट पेपर हुआ है, प्रीवियस ईयर के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस किस एरिया से हैं, उसका डीप अध्ययन, गहराई से अध्ययन हमें करना पड़ेगा। मैं इससे पहले जो वीडियो लाया हूँ उसमें 20 क्वेश्चन किस एरिया से है वो मैं बता दिया हूँ। आज एक बार फिर आपके बीच 21 से लेके 60 तक यानी 40 क्वेश्चन किस एरिया से हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाला वीडियो है, बहुत ही लाभदायक होगा। बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो से मिलेंगी जो कि आपको पढ़ना चाहिए, जिसके बारे में जानना चाहिए, वो जानना आपके लिए कंपलसरी है। उसके जाने बिना आप सिलेबस नहीं जान पाएंगे। ये एक तरह से ये ब्रॉड सिलेबस मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है कि ये मैं प्रैक्टिकली एक एक क्वेश्चन को पढ़ा हूँ, उसके अंदर गया हूँ, उसके बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसलिए आप मेरा पिछला वीडियो और इस वीडियो को देखेंगे तो आपके 60 क्वेश्चन के सिलेबस आपको पूर्णतः पता चल जाएंगे। तो आइए आज हम लोग इस सिलेबस के बारे में बात करते हैं। जो अभी एक और घराना और कलाकार
कौन किस घराने से है, टोटल कितने घराने हैं, घरानों की स्थापना किसने की है, ये सारी चीज़ें आपको पूरी कवर करनी है। पटियाला घराना हो, ग्वालियर घराना, किराना घराना, गायन घराने से लेकर तबला के घराने, सारे घरानों को आपको क्लियर करना है और किस घराने से कौन कौन कलाकार है, ये चीज़ कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करके रखिए। इसमें से क्वेश्चन 1 या 2 या 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो घराना और कलाकार, कौन सा कलाकार किस घराने से है, किस घराने की स्थापना कब हुई थी, कौन किसका शिष्य है, कौन किसका गुरु है, ये सारी चीज़ें क्लियर करिए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट थिंग एक और आता है कि पुस्तक से मैंने देखा 2 क्वेश्चन आया हुआ है। पुस्तक और राइटर, मतलब कि कौन से पुस्तक के कौन राइटर हैं, किसके द्वारा कौन सी पुस्तक और कब लिखी गई। जैसे सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर लिखा है, वो कब लिखा, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। बृहदेशी मतंग मुनि के द्वारा कब लिखी गई, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें और आगे आप आते जाएंगे तो संगीत परिजात हुआ और नीचे का जितने भी बुक्स हैं आपके, वेंकटमखी के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है ना, आपका रागमाला हुआ, कितना सारा पुस्तक है। आप जब 13वीं शताब्दी से नीचे आएंगे तो जितने भी पुस्तक हैं जिसके द्वारा लिखी गई, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है। तो पुस्तक और राइटर, इसके लिए मैं सबसे अच्छा एडवाइस देता हूँ कि बहुत सारे चीज़ ऐसी हैं, जैसे ये चीज़ें आदमी के दिमाग से उतर जाता है। तो पुस्तक और जो राइटर है, इसका आप लोग एक चार्ट बना के जहाँ पर भी आप स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर आप लगाइए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। क्योंकि ये जो तरीका है, इससे आपको हमेशा याद नहीं करना पड़ेगा, हमेशा आपकी नज़र जाती रहेगी, तो आप कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा। सन के साथ साथ कि इस सन में ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, ऐसे करके लगभग 200 से 300 पुस्तक हैं जो कि आपको रट जाना है, याद कर लेना है। नेक्स्ट है छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, तराना, ध्रुपद कब आया है, किसके द्वारा आया है, ये इसके मतलब आविष्कारक कौन है, किसके द्वारा छोटा ख्याल सबसे पहले लाया गया, बड़ा ख्याल लाया गया, तराना लाया गया, ध्रुपद लाया गया, जितने भी गायन शैलियाँ हैं, ठुमरी लाई गई, टप्पा लाई गई, गायन शैलियाँ किसके द्वारा आई हैं, कब आई हैं, किस जगह से आई, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। नेक्स्ट गुरु शिष्य परंपरा, घराने के अंतर्गत जब आप घराने का अध्ययन करेंगे तो उसी में गुरु शिष्य का परंपरा भी आप ऑटोमेटिक अध्ययन करते जाएंगे। कौन किसके गुरु हैं, कौन किसके शिष्य हैं, किस घराने से हैं, ये सारी चीज़ें आप क्लियर करते हुए चले जाइए। ये सब मैं सिलेबस ही बता रहा हूँ। आप लोग बार बार पूछते हैं कि सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है, यही सिलेबस है। सबसे बेहतरीन सिलेबस तो ये है कि मैं एक एक क्वेश्चन के डीप में जा रहा हूँ ना। तो आप लोग इसको सिलेबस मान के आप पूरा तैयारी करिए। फिर आज ये राग वर्गीकरण, चूँकि राग वर्गीकरण का जो सिलसिला है ये बहुत पहले से चला है, 10वीं राग वर्गीकरण ये संगीत रत्नाकर से चला आ रहा है। तो उसके बाद ये कैसे कैसे आगे बढ़ा है, इन चीज़ों को आपको बहुत डीपली अध्ययन करते हुए आना है। राग रागनी वर्गीकरण है ना, रागांग राग वर्गीकरण, फिर इस समय जो है थाट राग वर्गीकरण, ये सब चल रहा है। ये किसके द्वारा किया गया, कब किया गया और उसमें कितने कितने थाट हुआ करते थे। जैसे रागांग राग 30 होते हैं, तो अभी आज के समय में जो थाट है वो 10 होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से डीपली अध्ययन करना है। चलिए नेक्स्ट है निबद्ध गान और अनिबद्ध गान। निबद्ध गान में क्या होता है, अनिबद्ध गान में क्या होता है, इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आते हैं। ग्रंथ के बारे में, जैसे भारतीय ग्रंथ के बारे में, तो वही जो आपने पुस्तक के बारे में लिखा है, मैंने स्टार्टिंग बताया है, वो सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। परमेल प्रवेशक राग, जब समय चक्र पढ़ेंगे आपका राग का समय चक्र, परमेल प्रवेशक, उसमें कुछ राग हैं जिसको आप याद करना, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है ना। तो इसको आप लोग ज़रूर से पढ़िए कि परमेल प्रवेशक क्या चीज़ होता है। और जैसे कि इवनिंग से टाइम में, शाम के समय जब एक राग से दूसरे राग में कैसे जाते हैं, जैसे जयजयवंती है परमेल प्रवेशक राग है, इस टाइप के 3 4 5 ठो राग है जिनको आप लोग को पढ़ना है और उनको याद करना है। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। राग पहचानना, यानी
कोई राग का एक स्वर समूह दिया रहेगा, है ना, और उसको आपको पहचानना है। तो ये कैसे करेंगे? इसके लिए आपको तो सबसे पहले थोड़ा सा राग का जानकारी होना चाहिए, मतलब रागों का स्वरूप थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, तभी आप पहचान पाएंगे कि कौन सा राग है ना। तो क्या होगा कि उसमें स्वर समूह दिया रहेगा, उस स्वर समूह को थोड़ा गुनगुना के आपको राग को पहचानना होगा। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लगभग 40 से 50 राग है। आप 40 से 50 रागों को आप थोड़ा सा टाइम देंगे, उसके स्वर समूह को जान लेंगे, याद कर लेंगे, तो क्या होगा कि ये राग आता ही है। आजकल 2 से 3 क्वेश्चन राग को पहचानने से रिलेटेड आता ही है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए। गीति, ग्राम राग, ध्रुवा, ये सब चीज़ें हैं। गीति का अध्ययन करेंगे तो कितनी गीतियाँ मानी गई हैं, ग्राम राग कितने माने गए, संगीत रत्नाकर में कितने माने गए हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें कवर करते हैं। ठीक है। कर्नाटक ताल पद्धति, हाँ, ध्रुवा, अठ, मठ, त्रिपुट, ये सारी चीज़ें कि कितने में कितनी मात्रा होती है, इससे भी 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ये ताल पद्धति है। ताल पद्धति को के ऊपर मैं आगे आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, जिसे आप देखिएगा, है ना। एक ही वीडियो में सारी ताल पद्धति क्लियर कर दूँगा। वो ऐसी चीज़ें हैं, एक बार आप रट लेंगे हमेशा के लिए हो जाएगा। हर एक एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन ज़रूर आता है, क्योंकि ध्रुवा ताल में मतलब उसको अगर अलग अलग जातियों में कर दें तो कितने मात्रा के बन जाएंगे, ध्रुवा हुआ या अठ हुआ या मठ हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम एक वीडियो में कवर करेंगे, आप उसे देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास बुक है, आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसे भी ज़रूर पढ़िए। नेक्स्ट है आपका पौराणिक काल में कर्नाटक संगीत में कितनी तालें होती थी। तो ये क्वेश्चन है। पौराणिक काल में कर्नाटक में 108 जो हैं तालें होती थी। फिर कुछ शब्दावली का उल्लेख के ऊपर क्वेश्चन आता है, जैसे राग शब्द सबसे पहले कब उल्लेखित हुआ, है ना। तो मतंग मुनि के द्वारा जो बृहदेशी है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। तो इस तरह के जो कुछ शब्दावली है कि उसका सर्वप्रथम उल्लेख कब मिलता है, नाट्य शास्त्र में क्या मिलता है, तो थोड़ा थोड़ा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको आप लोग ज़रूर इसमें कवर करिए। नेक्स्ट है कि अब आपको पहले ही मैं बताया, टप्पा ठुमरी के आविष्कारक के नाम आप लोग तैयार कर लीजिए। तबला वादक, पखावज, कौन किससे संबंधित है। हाँ, एक और चार्ट आप बनाएंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन किससे संबंधित है। जैसे जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं, तबला बजाते हैं, तो वो तबला से संबंधित हैं। तो इसी तरह से नंदलाल क्या बजाते हैं, तो शहनाई बजाते हैं। बहुत सारे जैसे पॉपुलर नाम तो हम जानते हैं, लेकिन कुछ अनपॉपुलर नाम हैं जिनको हम लोग नहीं जानते हैं, वो भी कुछ न कुछ आप बजाते हैं। तो ये क्या है कि इन चीज़ों को हम डिटेल्स में, पूरी डिटेल में अध्ययन करेंगे कि कौन क्या बजाता है। मेरे पास लगभग 200 से 300 या 400 के आसपास नाम ऐसे हैं जो कि कौन किससे संबंधित है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसको भी हम एक चार्ट में प्रिपेयर करके अपने पास लगा लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं कि ये किससे संबंधित है। जैसे कि आ जाएगा कि अमजद अली खान किससे संबंधित, तो सरोद, ये तो हम जानते हैं, बट कुछ अननोन नाम आ जाते हैं जहाँ पे कि हम भूल जाते हैं कि वो किससे संबंधित, हमें पता ही नहीं रहता है। तो इसके लिए भी हम चार्ट प्रिपेयर करेंगे। एक बार चार्ट प्रिपेयर करेंगे, हमारे दिमाग में हमेशा के लिए वो फिट हो जाता है। तो ये चीज़ें अब ज़रूर क्लियर होनी चाहिए कि कौन किससे संबंधित है। वेंकटमखी का जो मेल पद्धति 72 है, 72 मेल पद्धति है, तो उसमें 36 जो शुद्ध मध्यम का है और तीव्र मध्यम का 36 है। तो इन चीज़ों को कौन कौन से स्वर किधर किधर प्रयोग होते हैं, इसका भी विस्तृत अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। 1-2 क्वेश्चन इससे में से भी आएंगे। फिर जातियाँ, जो 18 जातियाँ होती हैं, शुद्ध, विकृत, उसमें भी शुद्ध जातियाँ के कौन कौन सी हैं, विकृत जातियाँ कौन कौन सी हैं, है ना। षडज ग्राम की शुद्ध जातियाँ, मध्यम ग्राम की शुद्ध जातियाँ, फिर षडज ग्राम की विकृत जातियाँ, षडज ग्राम की शुद्ध जातियाँ। तो ये सब जाति क्लियर करना है। 18 जाति है, उसको क्लियर करना है, उसके नाम को याद रखना है, क्योंकि इन सब से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। 1-2 क्वेश्चन बनता ही है। यही सब टॉपिक है, यही सिलेबस है, मेन सिलेबस यही है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है दक्षिण के ताल, ध्रुव, अठमठ, जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ये चीज़ करिए। फिर स्टाफ नोटेशन के बारे में थोड़ा सा, पश्चात संगीत के बारे में पढ़ लेंगे। उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं कि क्लैफ का चिन्ह क्या होता है, या फिर लेजर लाइन कितने होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी होंगी।
पुस्तक कब लिखा गया मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। प्राचीन एवं आधुनिक श्रुति व्यवस्था जो था, जो कि आजकल 22 श्रुति तो पहले भी थे, आज भी थे, लेकिन आजकल के आधुनिक श्रुति व्यवस्था में क्या है कि फर्स्ट पे सा मानते हैं, फर्स्ट श्रुति पे, तो प्राचीन में लास्ट श्रुति पे मतलब चौथे नंबर पे मानते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है क्लियर करनी है। श्रुति के नाम भी आपको याद रखने हैं, तीव्रा, कुमुदंती, मंदा, छंदवती, ये जितने 22 नाम हैं ये पूरे क्लियर करना है। नाम को लिख लीजिए, आप किसी चार्ट में लिख के चिपका लीजिए, नाम को याद रखिएगा, क्योंकि पूछ देता है कि 11वें नंबर के श्रुति का क्या नाम है या मध्यम की श्रुति का क्या नाम है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। फिर एक क्वेश्चन आता है कि अवार्ड, कौन सा अवार्ड किसको कब मिला। आजकल बहुत सारा अवार्ड मिला है, पद्म विभूषण, पद्म श्री, है ना। तो ये कब, आजकल का तो लेटेस्ट वाला ज़रूर याद रखिएगा। बाकी कुछ पुराने आर्टिस्ट हैं जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, उनको कब कब मिला है, भारत रत्न कब मिला भीमसेन जोशी जी को। तो ये सारी चीज़ें जो है आप ज़रूर याद रखिए। इसका भी आप अलग से चाहे तो एक चार्ट बना के पूरा क्लियर कर सकते हैं कि किसको कब कौन कौन सा अवार्ड मिला। तो अवार्ड से रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो नेक्स्ट है आपका कि 10 थाट जो हमारे हैं, वो 10 थाट में से किस थाट से कौन कौन से राग बने, इसका क्लासिफिकेशन करके आपको अलग अलग करके बनाना है। कौन थाट से कौन कौन से राग बने हैं, जैसे कि यमन से हो गया आपका कामोद, है ना, तिलक कामोद, जो भी ये चीज़ें हैं ना, ये सारी आप एक इकट्ठा नोट कर लीजिए, है ना। मारवा थाट के राग, पूर्वी थाट के राग, है ना, भैरवी थाट के राग, ये 10 थाट के नाम लिख के एक थाट से, हमको लग रहा है सबसे ज़्यादा काफ़ी थाट से निकले हुए राग हैं। लगभग हमको लग रहा है कि 20 से 25-30 राग आपको एक ही थाट से मिल जाएंगे, काफ़ी थाट से। तो सबसे ज़्यादा काफ़ी थाट के हैं, तो आप इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि इस थाट से ये राग है, इस थाट से ये राग है, इस थाट से ये राग है, उसके क्या क्या विशेषता, ये सारी चीज़ें भी जान लीजिए। तो ये चूँकि राग से भी आजकल 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, और थाट से उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से आज हम लोग लगभग 60 क्वेश्चन तक का कवर कर लिए। 20 क्वेश्चन पहले वीडियो में किए थे, 40 से लेके 21 से लेके 60 तक इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। ये सारे टॉपिक आप ज़रूर लिख लीजिए, इन टॉपिकों पे आप अध्ययन करिए, और अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न होता है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आप अगर हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, चूँकि हमने इन चीज़ों को क्लासिफिकेशन करके कम समय में ज़्यादा आउटपुट देने के लिए एक क्लासेस हम लोगों ने लाया है आप लोग के ही डिमांड पर। तो आप हमसे जुड़ के और हमारे द्वारा बताए गए क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें PDF हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसको आप पढ़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कीजिए, अच्छा रिजल्ट दीजिए। मेरे तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।